इस लेक्चर में यानी अपने लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4B डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक वेव्स के साथ है। सो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आज का काम शुरू करें, अगेन हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव्स को देखना है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मुख्तसरन देखना है, स्टेशनरी वेव्स डिस्कस करनी है और स्टेशनरी वेव्स एयर कॉलम्स और स्ट्रेस स्ट्रिंग दोनों में डिस्कस करनी है, डॉपलर इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो अपना काम शुरू करते हैं। वेव किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली वो डिस्टर्बेंस है, वो परटर्बेंस है कि जो मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी और मोमेंटम को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने वेव की आपके साथ डिस्कस की, यहाँ पे लिखी भी हुई है। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट कैरिंग मैटर। फॉर एग्जांपल, लाइट इज वेव, हीट इज वेव, साउंड इस वेव। में पास अगेन इतनी ज्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं कि लेक्चर खत्म हो जाएगा, एग्जांपल्स नहीं खत्म होगी। तो वेव किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन मैटर प्रोपोगेट नहीं कर रहा होता। मीडियम होने या ना होने के हिसाब से वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी टाइप क्या कहलाती है, मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं कि जिनको प्रोपोगेशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। फॉर एग्जांपल, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कंटेन करती हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैक्सवेल के ही जुमले थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली रिजल्टेंट है किसका रिजल्टेंट है, इंटरप्ले बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेव की स्पीड या वेव की डायरेक्शन, ये तमाम एक दूसरे तीसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है, ग्राफ मैंने यहाँ पे भी बना दिया। जबकि स्पीड ऑफ लाइट का या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला यूं भी लिखा जा सकता है, C equals 1/√μ0 epsilon naught, where μ0 is permeability of free space, 4 pi into 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। याद है कहां पे आया था, एम्पियर्स लॉ में, जो क्या फाइंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 into 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद है कहां पे आया था, गॉसेस लॉ में। गॉसेस लॉ क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। Hence electromagnetic waves is the reason of interplay between electric field vectors and magnetic field vectors. चलिए ये तो होगी electromagnetic waves। दूसरी टाइप मैकेनिकल वेव्स which require a medium for their propagation, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, एक जनरल एमसीक्यू यहाँ पे अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉट है, उसको किसी पास वाले प्लैनेट पे कोई धमाका, किसी धमाके, किसी एक्सप्लोजन के बारे में पता चला, तो उससे अपने पास मौजूद प्लैनेट पे जो एक्सप्लोजन हुआ है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, एक्सप्लोजन को देख के या एक्सप्लोजन को सुन के। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि एक्सप्लोजन के नतीजे में लाइट भी पैदा होगी और एक्सप्लोजन के नतीजे में साउंड भी पैदा होगी। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं कि जिनको पास करने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की। और एस्ट्रोनॉट चूंकि स्पेस में है और स्पेस मीडियम नहीं है, लिहाजा साउंड जो है वो स्पेस में ट्रैवल या प्रोपोगेट नहीं कर सकती। इसका मतलब उस एस्ट्रोनॉट को वो धमाका सुनाई हरगिज नहीं देगा। लेकिन उस धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर और डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इसका मतलब वो जो उस धमाके के नतीजे में पैदा होने वाली लाइट है वो उस एस्ट्रोनॉट तक पहुंचेगी, चूंकि लाइट स्पेस में क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट को फॉर द लास्ट टाइम, एस्ट्रोनॉट को उस धमाके के बारे में कैसे पता चलेगा, सिर्फ धमाके को देख के, उससे पैदा होने वाली लाइट को सेंस करके, यानी सी करके या देख के या व्यू करके या ऑब्जर्व करके। Hence, astronaut can only see the explosion but cannot hear that explosion which occurred on the surface of the planet. मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव, और एक टाइप क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं कि जिनकी प्रोपोगेशन
पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। पानी की सरफेस पे पैदा होने वाली वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। जबकि दूसरी टाइप क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कॉम्प्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की प्रोपगेशन पार्टिकल्स की मीडियम के पार्टिकल्स की डायरेक्शन में होती है। यानी ट्रांसवर्स वेव्स के लिए अगर वेव इधर को प्रोपगेट कर रही है तो पार्टिकल्स यूं वाइब्रेट कर रहे होंगे। वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए जाहिर सी बात है कि जो वेव की प्रोपगेशन है वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वाइब्रेशन के अलोंग होगी, पैरेलल होगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कॉम्प्रेशनल वेव की एग्जांपल क्या दी जा सकती है? साउंड। दोनों ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ सॉलिड्स। बोथ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ सॉलिड। दोनों सॉलिड में क्या की जा सकती हैं? पैदा की जा सकती हैं। बट जहां तक फ्लूइड्स का ताल्लुक है, फ्लूइड्स में क्या आ जाते हैं जी? लिक्विड एंड गैसेस। ट्रांसवर्स वेव्स डाई आउट वेरी क्विकली एंड वी से दैट दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस एट ऑल। ये बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों क्या कर सकती हैं? प्रोपोगेट कर सकती हैं, प्रोड्यूस भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं जिसमें लिक्विड एंड गैसेज आ जाते हैं तो फ्लूइड्स में याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो पैदा की जा सकती हैं लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती इतनी जल्दी डैम्प हो जाती हैं कि वो लिटरली पैदा नहीं की जा सकती। तो ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की थोड़ी सी डिस्कशन थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ कर दी। नेक्स्ट जो बात है वो है प्रोग्रेसिव वेव्स। दे ट्रैवल अवे फ्रॉम द सोर्स, या इससे भी ज्यादा आसान फास्ट में बात करूं, ये वो वेव्स होती हैं जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लाइट ट्रांसवर्स भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और प्रोग्रेसिव भी है। और प्रोग्रेसिव वेव मैकेनिकल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल साउंड मैकेनिकल भी है, लॉन्गिट्यूडनल भी है और प्रोग्रेसिव वेव भी है। तो प्रोग्रेसिव वेव में दोनों वेव्स आ जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी आ जाती हैं और मैकेनिकल वेव्स भी आ जाती हैं। प्रोग्रेसिव वेव में आपको ट्रांसवर्स वेव भी दिखाई दे रही है और प्रोग्रेसिव वेव में आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी दिखाई दे रही है। हर वो वेव जो एनर्जी ट्रांसफर करे, हर वो वेव जो सोर्स जो पैदा होने के बाद सोर्स से अवे मूव करे, वो क्या कहलाती है? प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। पीरियोडिक वेव्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस whose disturbance are or is regular, rhythmic और continuous। आसान अल्फाज में बात करें, ये वेव्स अपने आप को लगातार क्या कर रही होती हैं? रिपीट कर रही होती हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वेव्स अपने आप को लगातार क्या कर रही होती हैं? रिपीट कर रही होती हैं। अगर मैं पीरियोडिक वेव्स के बारे में थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलूं तो पीरियोडिक वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स, पीडब्ल्यू मतलब पीरियोडिक वेव, और पीरियोडिक वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव। और ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव हो या लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव हो, दोनों की वेव फॉर्म क्या होती है? एसएचएम या एसएचएम वाली वेव फॉर्म होती है, यानी साइनोसॉइडल। ये आपको वेव फॉर्म दिखाई भी दे रही है। दोनों वेव्स का जहां तक ताल्लुक है, दोनों वेव्स v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला फॉलो करती हैं और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 ओवर टाइम पीरियड। तो f की जगह आप 1 ओवर टी भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी या कैपिटल टी जो भी है, आपको पता होना चाहिए कि किसको शो कर रहा है, टाइम पीरियड को। इसमें f क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकंड। इसमें लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स। v क्या है? स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। पीरियोडिक वेव्स चाहे ट्रांसवर्स हो, पीरियोडिक वेव्स चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, उनकी वेव फॉर्म यही होती है, साइनोसॉइडल। अब इस वेव फॉर्म पर ध्यान से देखिएगा, C1 C2 C3, T1 T2 T3, C1 C2 C3। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव की बात कर रहे हैं तो क्रेस्ट कहलाते हैं, द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन पोजीशन। और T1 T2 T3 ट्रफ्स कहलाते हैं, द पोर्शन ऑफ वेव बिलो द मीन पोजीशन। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए हम क्रेस्ट और ट्रफ्स का वर्ड नहीं यूज करते, हम कॉम्प्रेशन एंड रेफैक्शन का वर्ड यूज करते हैं। तो आप C1 C2 C3 को क्या समझ लें कि क्रेस्ट हैं या कॉम्प्रेशन हैं।
और आप T1, T2, T3 को क्या समझ लें, ट्रफ्स हैं या रेफैक्शन है। मसलन अगर पीरियोडिक ट्रांसवर्स वेव होगी तो C1, C2, C3 क्रेस्ट होंगे, T1, T2, T3 ट्रफ्स होंगे, और अगर पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी तो C1, C2, C3 कॉम्प्रेशंस होंगे और T1, T2, T3 नॉर्मली कन्वेंशनली रेफैक्शन अस्यूम किए जाते हैं। जरा C1, C2 और C3 को देखें। C1, C2, C3 इन तीनों पॉइंट्स का वेव पे लेवल क्या है, सेम है, और वाइब्रेशन करने का अंदाज भी बिल्कुल क्या है, सेम है। क्या मतलब, C1 यहां से अगर नीचे जाएगा तो C2 भी यहां से नीचे जाएगा, C3 भी यहां पे नीचे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेव को उल्टा कर दूं, तो जब मैं वेव को उल्टा करूंगा तो सिर्फ C1 नीचे नहीं आएगा, C2 भी नीचे आएगा, C3 भी नीचे आएगा। इसका मतलब C1, C2, C3 ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इनका वेव पे लेवल, इनकी वाइब्रेशन करने का फेज अंदाज बिल्कुल क्या है, सेम है। नाउ सेम कैन बी सेड अबाउट T1, T2, T3। T1, T2, T3 ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका वाइब्रेशन का अंदाज बिल्कुल क्या है, सेम है। द पॉइंट्स ऑन अ वेव हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन आर नोन एज इन फेज पॉइंट्स, कि जिनके दरमियान पार्ट डिफरेंस क्या होता है, वेवलेंथ का इंटेग्रल मल्टीपल, जिसमें n क्या है, 0, 1, 2, 3 प्लस माइनस के साथ। इसका मतलब अगर मैं n की जगह 0 रिप्लेस करूंगा तो पहली लाइन क्या आएगी, 0 लैम्डा। अगर मैं n की जगह 1 रिप्लेस करूंगा तो दूसरी लाइन क्या आएगी, 1 लैम्डा। अगर मैं n की जगह 2 रिप्लेस करूंगा तो तीसरी लाइन क्या आएगी, 2 लैम्डा। तो इन फेज पॉइंट्स के लिए सीरीज क्या बन रही है, 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, दैट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। लेकिन अगर मैं C1 का कंपैरिजन किससे करूं, T1 से, या C2 का कंपैरिजन किससे करूं, T1 से, या T2 का कंपैरिजन किससे करूं, C3 से, तो आप देख सकते हैं कि C1 और T1 का लेवल क्या है, मुख्तलिफ है। अगर मैं वेव को उल्टा करूं तो C1 नीचे आएगा, T1 ऊपर चला जाएगा। अगर C1 यहां से मूव करेगा तो नीचे आएगा, अगर T1 यहां से मूव करेगा तो ऊपर जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, C1 और T1 दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका वाइब्रेशन का अंदाज सेम नहीं है, ये क्या कहलाते हैं, आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। और इस केस में चूंकि वाइब्रेशन एक दूसरे से एग्जैक्ट क्या है, ऑपोजिट है, तो क्या कराएंगे, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। आउट ऑफ फेज पॉइंट्स या completely out of phase points do not have same phase of vibration or have opposite phase of vibration, और इनके दरमियान जो पार्ट डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ के हाफ का ऑड इंटेग्रल मल्टीपल होता है, n प्लस हाफ लैम्डा। मतलब मैं अगर n की जगह 0 रिप्लेस करूं तो पहली लाइन क्या आ जाएगी, 1 लैम्डा बाई 2। अगर मैं n की जगह 1 रिप्लेस करूं तो दूसरी लाइन क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा बाई 2। अगर मैं n की जगह 2 रिप्लेस करूं तो तीसरी लाइन क्या आ जाएगी, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। क्या शो कर रहा है, लैम्डा बाई 2 का ऑड इंटेग्रल मल्टीपल। फिर अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। किसी वेव पे मौजूद दो पॉइंट्स या कोई सी दो वेव्स के दरमियान डिफरेंस अगर रेडियंस या डिग्री में निकल रहा है तो दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस फाई। और अगर एक वेव पे मौजूद दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस या दो वेव्स के दरमियान डिफरेंस लेंथ की शक्ल में निकल रहा है, लैम्डा यानी वेवलेंथ की शक्ल में निकल रहा है, तो देन दैट डिफरेंस इज नोन एज पाथ डिफरेंस एक्स, एंड दिस इज अ फॉर्मूला बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फाई इक्वल्स 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स। फॉर एग्जांपल पाथ डिफरेंस था लैम्डा बाय 4, पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा बाय 4, तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स 2 पाई बाय लैम्डा, और इस एक्स की जगह क्या आएगा, लैम्डा बाय 4। लैम्डा लैम्डा क्या होगा, कैंसिल, सो फेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय 4 या पाई बाय 2 या 90 डिग्री। रिवर्स करें, फॉर एग्जांपल फेज डिफरेंस कितना था, पाई बाय 3, तो फिर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। इसके लिए जरा इस फाई की जगह क्या रिप्लेस कर दें, पाई बाय 3 इक्वल्स 2 पाई लैम्डा एक्स। पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसर, 2 इधर आ जाएगा, लैम्डा इधर चला जाएगा, तो अब पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 6। तो इस तरह से अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन है तो आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस गिवन है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये बड़े अहम एमसीक्यू हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस में आने का ये आसान सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें फाई क्या है, फेज डिफरेंस एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस और लैम्डा क्या है, वेव की ऑफ कोर्स वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स। नेक्स्ट जो बात हमने जरा मुख्तसरन करनी है वो है प्रिंसिपल ऑफ
सुपरपोजिशन, अगर किसी मीडियम में किसी एक पार्टिकल पे दो या दो से ज्यादा वेव्स सिमल्टेनियसली इकट्ठी क्या करें, फॉल करें, तो उस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से नेट एम्पलीट्यूड या नेट कवर किया हुआ फासला किसके बराबर होगा, तमाम फॉल करने वाली वेव्स के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। y क्या है, उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, y1 क्या है, पहली वेव का दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, y2 क्या है, दूसरी वेव का दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, एंड सो ऑन। और फिर जितनी भी वेव्स पास कर रही हैं उन सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट अगर हम सम कर देंगे तो उस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको तीन पॉसिबिलिटीज देता है। अगर किसी जगह पे दो सुपरपोज होने वाली वेव्स की डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो, सेम हो, तो वो मिलकर क्या पैदा करती है, इंटरफेरेंस। अगर किसी जगह पे सुपरपोज होने वाली वेव्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम और फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा क्या हो, डिफरेंस हो, तो वो क्या पैदा करती हैं, बीट्स। और अगर किसी जगह पे दो सुपरपोज होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या हो, ऑपोजिट हो, तो वो मिलकर क्या पैदा करती हैं, स्टेशनरी वेव्स। और ये हमारा अगला काम है। स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द सुपरपोजिंग टू वेव्स have same frequencies and traveling in opposite direction. स्टेशनरी वेव्स बनने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आपके सामने आती है उसकी वेव फॉर्म ये हार्मोनिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हार्मोनिक्स कहलाते हैं। इसमें प्लीज एक बात याद रखिएगा कि जो 1 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रहे। ये 1, 3, 5, 7 पॉइंट्स, दीज आर नोन एज नोड्स। और ये जो आपको 2, 4 और 6 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जहां पे पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ आपको वाइब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, दीज 2, 4, 6 पॉइंट्स आर नोन एज एंटी नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज of course lambda by 2। MCQ का बड़ा अहम रिजल्ट। डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नेक्स्ट एंटी नोड इज lambda by 4। यानी दो लगातार नोड्स के दरमियान का फासला lambda by 2, दो लगातार एंटी नोड्स के दरमियान का फासला lambda by 2, एक नोड और एक एंटी नोड के दरमियान का फासला lambda by 4। Since energy remains oscillating between nodes, so these waves, stationary waves, or they are also known as standing or frozen waves। इसका मतलब स्टेशनरी वेव्स के तीन नाम होते हैं। स्टेशनरी वेव्स भी कहा जाता है, स्टैंडिंग वेव्स भी कहा जाता है, फ्रोजन वेव्स भी कहा जाता है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आसान कर दूं तो ये वो वेव्स होती हैं जो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, अनलाइक प्रोग्रेसिव वेव्स। याद है, प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, स्टेशनरी वेव्स को एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। एनर्जी एट नोड्स इज ऑफ कोर्स जीरो, क्योंकि नोड्स पे मौजूद पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रहे। एंड एनर्जी वेरिएशन एट एंटी नोड इज मैक्सिमम, चूंकि आपको पता है एंटी नोड पे जो एम्पलीट्यूड होता है पार्टिकल्स का वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा होता है। स्ट्रेस एंड प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम एट नोड्स, सो इज स्ट्रेन वेरिएशन। नोड्स पे प्रेशर वेरिएशन और यानी स्ट्रेस वेरिएशन और स्ट्रेन वेरिएशन दोनों अपनी किस वैल्यू पे पहुंची होती हैं, मैक्सिमम पे पहुंची होती हैं। और स्टेशनरी वेव के जो हार्मोनिक्स है ना, ये क्वांटाइजेशन को फॉलो करते हैं। क्या मतलब, एन हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, NF1, जिसमें एन क्या है 1, 2, 3, 4। आसान फास में बात करूं, पहले हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F1। अगर आपने दूसरे हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एन की जगह क्या रिप्लेस कर दें, 2। तो दूसरे हार्मोनिक या दो हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2, विच इज 2F1। अगर आपने तीन हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एन की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, 3। तो F3 क्या हो जाएगा, 3F1। अगर आपने चार हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एन की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, 4। तो F4 क्या हो जाएगा, 4F1 एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ हार्मोनिक्स। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को जो स्ट्रेच हुआ हो दरमियान से या किसी भी जगह से क्या करते हैं, प्लग करते हैं, तो उसमें क्या पैदा हो जाते हैं, स्टेशनरी हार्मोनिक्स पैदा हो जाते हैं। पैदा होने वाली वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = F/m। इसमें F क्या है, स्ट्रिंग जो कि स्ट्रेच हुआ हुआ है उसमें पैदा होने वाली टेंशन या उसमें एग्जिस्ट करने वाली टेंशन, और इसमें m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मैं फिर बोल लेता हूं, कैपिटल F किसको शो कर रहा है, धागे या स्ट्रिंग की टेंशन को, और ये m किसको शो कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को।
एन हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, मैं अगेन किसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए बात कर रहा हूं। एन हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ एन इक्वल्स एन वी ओवर 2l। इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। इसमें वी क्या है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, स्पीड ऑफ अ वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द स्ट्रिंग। और इसमें एल क्या है, उस स्ट्रिंग की लंबाई, उस धागे की लेंथ। और ऑफ कोर्स वी किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट एफ ओवर एम, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। एन हार्मोनिक की वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है ये। इसमें एन हार्मोनिक्स नंबर ऑफ हार्मोनिक्स को शो कर रहा है, एल क्या है धागे की लेंथ, और लैम्डा ऑफ कोर्स किसको शो कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ द प्रोड्यूस वेव को। ये तमाम फॉर्मूलाज आपको एमसीक्यूज के बड़े अहम रिजल्ट दे रहे हैं। क्या फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जितने ज्यादा होंगे फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी स्टेशनरी वेव्स की स्ट्रेच स्ट्रिंग में पैदा होने वाली स्टेशनरी वेव्स की जो क्वांटाइज फ्रीक्वेंसी होती है वो धागे की टेंशन के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो धागे की मास पर यूनिट लेंथ के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑफ कोर्स वेवलेंथ के लिए रिजल्ट रिवर्स हो जाएंगे, मसलन वेवलेंथ धागे की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब नंबर ऑफ हार्मोनिक्स में इजाफे का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा, लेकिन वेवलेंथ में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। धागे आप हार्मोनिक्स चेंज ना करें, धागे की लंबाई में इजाफा करना शुरू कर दें, तो जब धागे की लेंथ ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी और वेवलेंथ क्या होनी शुरू हो जाएगी, ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा अहम बात अब मैं करने लगूं, ये तो आपने मेजॉरिटी रिजल्ट अपनी रूटीन की क्लासेस में भी पढ़े हुए। नंबर ऑफ लूप्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एल ओवर 2n। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे n की जगह 1 रिप्लेस कर दूं तो L/2n क्या बन जाएगा, L/2। और इसका क्या मतलब है, प्लीज ध्यान से सुने। अगर आप चाहते हैं कि धागे में कितने हार्मोनिक्स पैदा हो, सिर्फ एक, तो आपको धागे को कहां से प्लग करना पड़ेगा, L/2 से, यानी हाफ ऑफ द लेंथ से। यानी अगर 100 सेंटीमीटर का धागा है तो उसमें एक हार्मोनिक प्लग करने के लिए आपको उसको एक हार्मोनिक पैदा करने के लिए आपको उसको कहां से प्लग करना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर से। लेकिन अगर N2 हो जाए, यहां पे n की जगह 2 आ जाए, तो अब ये फैक्टर आपको क्या देगा, L/4। इसका मतलब अगर आप किसी धागे में 2 हार्मोनिक्स पैदा करना चाहते हैं, अगर आप किसी धागे में 2 हार्मोनिक्स पैदा करना चाहते हैं तो आपको उसको क्वार्टर ऑफ द लेंथ से प्लग करना पड़ेगा। मसलन अगर धागे की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर, तो आपको उस धागे में 2 हार्मोनिक्स पैदा करने के लिए उसे कहां से प्लग करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर से। इसी तरह अगर n क्या हो जाए 3, तो यहां पे n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 हार्मोनिक्स पैदा करने के लिए आपको धागे को कहां से प्लग करना पड़ेगा, 1/6 लेंथ से, एंड सो ऑन। होपफुली ये काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें, इससे पहले कि हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स की तरफ आए, चेंजिंग द मीडियम। वेव जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। वेलोसिटी क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। वेवलेंथ क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। नहीं चेंज करती तो क्या नहीं चेंज करती, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं कि क्या वेव रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में दाखिल हो रही है या डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही है। तो जब वेव रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी वेलोसिटी में और उसकी वेवलेंथ में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। और इसी तरह जब वेव डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है, तो वेलोसिटी में और वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल, वाटर वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर। अगर वाटर वेव्स डीप वाटर से यानी गहरे पानी से शैलो वाटर यानी कम गहरे पानी में एंटर हो, तो याद रखिएगा deep water behaves like a rare medium, shallow water behaves like a dense medium। तो इसका मतलब जब वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में एंटर हो रही हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर हो रही हैं, जिससे वाटर वेव की स्पीड और वाटर वेव्स की वेवलेंथ में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमने बात शुरू करनी है वो है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक ऑर्गन पाइप का सहारा लेते हैं। ऑर्गन पाइप हर वो पाइप हो सकता है कि जो म्यूजिकल नोट्स, म्यूजिकल साउंड्स निकालने के लिए यूज़ होता हो। टेक्निकली स्पीकिंग जो ऑर्गन पाइप्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों साइड से ओपन होता है, और दूसरा कहलाता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो एक साइड से ओपन होता है और दूसरी साइड पे क्लोज होता है। याद रखिएगा, क्लोज ऑर्गन पाइप में जो ओपन साइड है वहां पे क्या बनेंगे, एंटी नोड्स, और जो क्लोज साइड्स है वहां पे क्या बनेंगे, नोड्स। और ओपन ऑर्गन पाइप में चूंकि दोनों किनारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो दोनों किनारों पे क्या बनेंगे, एंटी नोड्स ही बनेंगे। नाउ स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स को डिस्कस करने के लिए हमें दोनों पाइप्स के बिहेवियर डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसा कि सबसे पहला बिहेवियर मैंने किसका डिस्कस किया हुआ है, ओपन ऑर्गन पाइप का। ये ऐसा ऑर्गन पाइप है जो दोनों साइड से ओपन होता है। फर्स्ट करें, इसकी लेंथ क्या है, L। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको क्या दिखाई दे रहा है, लैम्डा n इक्वल्स टू L ओवर n। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स प्रोड्यूस इन दिस ओपन ऑर्गन पाइप, और L क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ, और ये जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला nv ओवर 2L। तो ये आपको वैसे ही रिजल्ट दिखाई दे रहा है जैसा स्ट्रेस स्ट्रिंग में दिखाई दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो v है वो ऑफ कोर्स स्पीड ऑफ साउंड है या स्पीड ऑफ द वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू ओपन ऑर्गन पाइप, और वहां पे v क्या होती थी, स्पीड ऑफ द वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू द स्ट्रिंग, और उसका फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट f ओवर m। तो फर्क सिर्फ v के नेचर का है, वरना वहां पे भी v आ रहा था, यहां पे भी v आ रहा है। इसका मतलब ओपन ऑर्गन पाइप और स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग बिहेवियर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, जबकि n क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरा पाइप क्या कहलाता है, क्लोज ऑर्गन पाइप, जो एक साइड से ओपन होता है और दूसरी साइड से क्लोज होता है। फर्स्ट के लिए इसकी लेंथ भी क्या है, L। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जनरलाइज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 4L ओवर n। इसमें L क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ, इसमें n क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, और जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, nv ओवर 4L। लेकिन ज्यादा अहम बात n की वैल्यू है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए n क्या होता था, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जबकि स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए आपको n क्या दिखाई दे रहा है, 1 3 5 7। और वजह बड़ी सिंपल है, ओपन ऑर्गन पाइप अगर आपको याद हो तो दोनों किनारे ओपन होते हैं, दोनों किनारों पे हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप एक किनारा ओपन होता है, दूसरा किनारा क्लोज होता है, तो हार्मोनिक्स सिर्फ ओपन वाले किनारे पे पैदा हो रहा होगा। यानी ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रेच स्ट्रिंग हार्मोनिक्स वाइज रिचर होते हैं एज कंपेयर टू क्लोज ऑर्गन पाइप। या इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं, ओपन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स के हार्मोनिक्स ज्यादा पैदा होते हैं एज कंपेयर टू क्लोज ऑर्गन पाइप। और इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं कि क्लोज ऑर्गन पाइप्स में इवन हार्मोनिक्स पैदा नहीं होते, क्लोज ऑर्गन पाइप्स में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पैदा होते हैं। यानी क्लोज ऑर्गन पाइप में पहला हार्मोनिक क्या होगा, 1, और दूसरा हार्मोनिक 2 नहीं होगा, 3, तीसरा हार्मोनिक 3 नहीं होगा, 5 एंड सो ऑन। जबकि स्ट्रेच स्ट्रिंग और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए पहला हार्मोनिक क्या होगा, 1, दूसरा हार्मोनिक क्या होगा, 2, तीसरा हार्मोनिक क्या होगा, 3 एंड सो ऑन। इसमें कुछ एमसीक्यूज के रिजल्ट देख लें, जो मैंने एमसीक्यूज की शक्ल में नहीं लिखे हुए, लेकिन जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा किस किस्म के एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं। एफ ओपन 1 ओवर एफ क्लोज 1। एफ ओपन 1 का मतलब क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप के पहले यानी फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज एन की जगह 1 रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा, v ओवर 2L। और एफ क्लोज 1 का क्या मतलब है, क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल यानी पहले लूप की फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहां पे n की जगह 1 रिप्लेस कर दूं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, v ओवर 4L। ये v कैंसिल, लेंथ लेंथ कैंसिल, 4 की तरह चला जाएगा ऊपर, तो 4/2 का आंसर क्या आएगा, 2। जबकि अगर मैं यही काम किसके लिए करूं, वेवलेंथ के लिए करूं, लैम्डा ओपन 1 का मतलब क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल हार्मोनिक की वेवलेंथ। यहां पे अगर मैं n की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, 1 रिप्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगी, 2L ओवर 1। और लैम्डा क्लोज 1 का क्या मतलब है, क्लोज ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल यानी पहले हार्मोनिक की वेवलेंथ। तो अगर मैं यहां पे n की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4L ओवर 1, L L कैंसिल हो गया,
आंसर फ्रीक्वेंसी की रेशियो के रिवर्स दिखाई दे रहा है। तो ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप्स के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की रेशियो क्या है 2, और ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप्स के फंडामेंटल वेवलेंथ की रेशियो क्या है 1/2। इसमें एक और बात जिसमें मैं यहां पे रुक के आपका थोड़ा सा ध्यान करवाना चाहता हूं, वो भी ज्यादा ध्यान से सुन लें। पहले हार्मोनिक को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहा जाता है, प्रिंसिपल हार्मोनिक भी कहा जाता है, फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहा जाता है, बेसिक हार्मोनिक भी कहा जाता है, फर्स्ट टोन TONE, फर्स्ट टोन TONE भी कहा जाता है। अब मैं आता हूं दूसरे हार्मोनिक की तरफ। दूसरे हार्मोनिक को सेकंड हार्मोनिक भी कहा जाता है, फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। नहीं समझ आया? अगला सुने। तीसरे हार्मोनिक को थर्ड हार्मोनिक भी कहा जाएगा और सेकंड ओवरटोन भी कहा जाएगा। चौथे हार्मोनिक को फोर्थ हार्मोनिक भी कहा जाएगा और थर्ड ओवरटोन भी कहा जाएगा। पांचवें हार्मोनिक को फिफ्थ हार्मोनिक कहा जाएगा, यानी फोर्थ ओवरटोन भी कहा जाएगा। इसका मतलब nth हार्मोनिक कहलाएगा या n-1 ओवरटोन कहलाएगा। तो जब भी हम किसी हार्मोनिक को बोलते हैं तो वही नंबर यूज करते हैं जो हार्मोनिक का नंबर होता है, लेकिन जब भी हम उस हार्मोनिक को ओवरटोन की शक्ल में बोलेंगे तो हमेशा एक नंबर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सेकंड हार्मोनिक इज सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक इज थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, एंड सो ऑन। बाकी वो रूल आपको पता है कि स्ट्रेस स्ट्रिंग हो या ओपन ऑर्गन पाइप हो, दोनों में इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी इन दोनों के लिए फर्स्ट हार्मोनिक होगा, सेकंड हार्मोनिक यानी फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक यानी सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होगा, एंड सो ऑन। लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में आपको पता है कि इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट टोन क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए सेकंड ओवरटोन क्या होगा, फिफ्थ हार्मोनिक। क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए 1 के बाद 2 नहीं आता, 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं आता, 5 आएगा, एंड सो ऑन। होपफुली इस डिस्कशन से आपको टोन और ओवरटोन, हार्मोनिक्स और ओवरटोन के दरमियान फर्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात हम लोगों ने डिस्कस करनी है, बहुत ज्यादा अहम, डॉपलर्स इफेक्ट, सोर्स या ऑब्जर्वर। अब इसमें भी एक बात ध्यान से सुन लें, सोर्स लाइट का भी हो सकता है, सोर्स साउंड का भी हो सकता है। तो सोर्स होता है, चाहे वो वेव लाइट की शक्ल में पैदा कर रहा है या साउंड की शक्ल में पैदा कर रहा है, सोर्स तो जाहिर सी बात है सोर्स ही होना है। आगे दूसरी पार्टी क्या होगी, याद रखिएगा, अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज को भी सामने रखें और कॉमन सेंस को भी सामने रखें, तो अगर सोर्स लाइट का है तो दूसरी पार्टी क्या होगी, ऑब्जर्वर, और अगर सोर्स साउंड का है तो दूसरी पार्टी क्या होगी, लिसनर। क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट को ऑब्जर्व ही किया जा सकता है और साउंड को लिसन ही किया जा सकता है, सुना ही जा सकता है। लेकिन बारह मैं इस बहस में को बहुत ज्यादा दफा नहीं जाऊंगा, मैंने बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान क्या पैदा हो जाए, रिलेटिव मोशन पैदा हो जाए, तो ऑब्जर्वर को सोर्स से आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी या पिच में चेंज होती महसूस होती है। दिस अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और पिच ऑफ द वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी है, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पिच का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पिच। आसान अल्फाज में आपके सामने रखूं, आवाज की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती जाएगी, मतलब आवाज उतनी बारीक होती जा रही है, आवाज उतनी शुरिल होती जा रही है, पिच उतनी ज्यादा होती जाएगी। वाइस वर्सा सेंटेंस बोलें, आवाज की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती जाएगी, मतलब आवाज उतनी भारी होती जाएगी, मतलब आवाज उतनी ग्रेव होती जाएगी, मतलब आवाज की पिच उतनी कम होती जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। रिलेटिव वेलोसिटीज के दो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने मैकेनिक्स में या डायनामिक्स में भी पढ़े होंगे, कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए वेलोसिटीज क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी। सेम डायरेक्शन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए दोनों की वेलोसिटीज को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी या तो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये दोनों केसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के ही हैं, तो इस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। डॉपलर्स इफेक्ट के जो केसेस हमारे सामने आते थे, उसमें से पहला केस when observer is moving towards stationary source। जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा होगा तो इस सिचुएशन में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था ये,
इसमें एफ डैश क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें एफ क्या है, नेचुरल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इसमें वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, और इसमें यू नॉट क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। अब यहां पे एक ऐसी बात ये रूटीन की क्लासेस में हमने नहीं पढ़ी होती कि इस फॉर्मूला को यानी एफ डैश इक्वल्स वी प्लस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ को यूं भी लिखा जा सकता है एन प्लस वन ओवर एन इंटू एफ, वे एन इज वी ओवर यू नॉट। चूंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट, तो रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए दोनों वेलोसिटीज ऐड होंगी, तो अपेरेंटली वेलोसिटी में इजाफा होता है महसूस होगा। इसका क्या मतलब है कि पहले केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी पहले केस में चूंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, उसे वेव की फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है महसूस होगा। दूसरा केस, जब यही ऑब्जर्वर सोर्स से यानी स्टेशनरी सोर्स से अवे जा रहा हो, तो अब इस सिचुएशन में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। सारे पैरामीटर्स में पहले बता चुका हूं, एक दफा फिर एफ डैश क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, v क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, और यू नॉट क्या है, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। नो इस फॉर्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है, अभी भी वही है, और चूंकि अब सोर्स अब ऑब्जर्वर सोर्स से किधर जा रहा है, अवे जा रहा है, तो अब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटीज निकालने के लिए आपको दोनों वेलोसिटीज को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नतीजा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, ये पहले दो केसेस में जब कौन मूव कर रहा होता है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज की वजह रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज होना है। आगे चलें, ऑब्जर्वर ने बहुत ज्यादा सैर कर लिया, अब ऑब्जर्वर रोका रहेगा, अब किसके मूव करने की बारी होगी, सोर्स की। तीसरा केस, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो जब सोर्स मतलब मैं बोलता हुआ आप लोगों की तरफ यानी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करूंगा, अब मैं कौन हूं, सोर्स, जो क्या कर रहा है, आवाज भी पैदा कर रहा है और साथ साथ आप लोगों की तरफ यानी ऑब्जर्वर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो तीसरा केस है। इस सिचुएशन में मैं अपनी ही पैदा की हुई साउंड वेव्स को क्या करना शुरू कर दूंगा, कंप्रेस करना शुरू कर दूंगा, जिसके नतीजे में वेव की, मेरी पैदा की हुई साउंड की वेव की वेवलेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फाइनल वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश इक्वल्स लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। इसमें लैम्डा डैश क्या है, फाइनल वेवलेंथ या अपेरेंट वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, एक्चुअल या इनिशियल वेवलेंथ, और डेल्टा लैम्डा क्या कहलाता है, चेंज इन वेवलेंथ, व्हिच इज आल्सो नोन एज डॉपलर शिफ्ट, जो किसके बराबर होता है, यूएस ओवर एफ। इसमें एफ क्या है, वेव की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और यूएस क्या है, स्पीड ऑफ द सोर्स विद विच इट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इस सिचुएशन में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो जाता है, एफ डैश क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, एक्चुअल या रियल फ्रीक्वेंसी, वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, और यूएस क्या है, स्पीड ऑफ द सोर्स विद विच इट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इस फॉर्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है, एन ओवर एन माइनस वन इंटू एफ, वे एन इज वी ओवर यूएस। चूंकि वेवलेंथ में कंप्रेशन की वजह से अपेरेंटली क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंटली इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरे केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती महसूस होती है, बिकॉज सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। नंबर 4 केस, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब जाहिर सी बात है कि मैं यानी सोर्स बोलता हुआ यानी वेव पैदा करता हुआ, साउंड वेव्स पैदा करता हुआ आप लोगों यानी ऑब्जर्वर से अवे जाना शुरू कर दूं, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरे जो वोकल कॉर्ड है उससे निकली हुई साउंड वेव्स क्या होना शुरू हो जाएंगी, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगी। रिमेंबर, जब मैं आपकी तरफ मूव किया था तो साउंड वेव्स कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगी, तो अगर मैं आपसे वे जा रहा हूँ तो साउंड वेव एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे, मुझे यूँ कहना चाहिए एक्सपैंड होती महसूस होंगी, जिससे अपेरेंट वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और अब अपेरेंट वेवलेंथ यानी लैम्डा डैश किसके बराबर आएगी, लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। लैम्डा डैश क्या है, फाइनल या अपेरेंट वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, इनिशियल या ओरिजिनल या एक्चुअल वेवलेंथ, और डेल्टा लैम्डा ऑफ कोर्स किसको शो कर रहा है, डॉपलर शिफ्ट को यानी चेंज इन वेवलेंथ को। और अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा एफ डैश इक्वल्स वी ओवर वी प्लस यूएस। इसमें एफ डैश क्या है, अपेरेंट या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, नेचुरल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वी क्या है, स्पीड ऑफ द वेव, यूएस क्या है, स्पीड ऑफ द सोर्स विद विच नाउ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इस फॉर्मूला को भी लिखा सकता है एन ओवर एन प्लस वन इंटू एफ, जबकि एन क्या है, वी ओवर यूएस। और चूंकि अब एक्सपेंशन की वजह से अपेरेंटली वेवलेंथ में इजाफा होता महसूस हो रहा है, तो चौथे केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम होती महसूस होगी। याद रखिएगा, तीसरे और चौथे केस में
फ्रीक्वेंसी के चेंज या अपीरेंटली चेंज होने की वजह वेवलेंथ का चेंज होना है। पहले दो केसेस में जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी के अपीरेंट चेंज की वजह रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज होना है, और तीसरे चौथे केस में जब सोर्स मूव कर रहा था तो फ्रीक्वेंसी के अपीरेंट चेंज होने की वजह वेवलेंथ का अपीरेंट चेंज होना है। लेकिन ये तो वो सारे केसेस हैं जो आपने अपनी रूटीन की क्लासेस में शायद इससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। इन क्लासेस में खास बात क्या है कि हम कुछ ऐसे केसेस भी पढ़ेंगे जो हमने रूटीन की क्लासेस में नहीं पढ़े हुए। मसलन अब जब पांचवा केस देखिएगा, ये पांचवा केस है। जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे तो दिस इज टेक्निकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट केस एंड द थर्ड केस, कि जिसमें अपीरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v प्लस यू नॉट ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ, यानी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ एफ डैश, मैं एक फाइनल दफा बता रहा हूँ, आगे फिर मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पेश आएगी। एफ डैश एफ डैश एफ डैश एफ डैश क्या है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द वेव, u o क्या है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, us क्या है वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, और f क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। छठा केस, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हों, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे तो एक छठा केस है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड केस एंड द फोर्थ केस। नो इस सिचुएशन में एफ डैश क्या हो जाएगा, v माइनस यू नॉट ओवर v प्लस यू एस, और अब अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सातवां केस, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, when source is moving towards the observer but observer is moving away from the source, when source is moving towards the observer but observer is moving away from the source, तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये तीसरे और दूसरे केस का कॉम्बिनेशन है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड केस एंड सेकंड केस। नाउ इस केस में अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है। और फाइनली आठवां केस, 8th केस क्या होगा, when observer is moving towards the source and source is moving away from the observer. I repeat, when observer is moving towards the source and source is moving away from the observer. Now technically speaking ये पहले और चौथे केस का कॉम्बिनेशन है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रो मोशन ऐसी हो रही हो कि सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई फासला चेंज ना हो रहा हो, आई रिपीट, अगर इलेक्ट्रो मोशन ऐसे हो रही हो कि सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई फासला चेंज ना हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर सेंटर में मौजूद है और सोर्स उसके गिर्द परफेक्ट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, कोई अपीरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। और एक और बात भी जो आप लोगों ने याद रखनी है, डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स, बट ओनली एज लॉन्ग एज the relative velocity or the distance between the source and the observer continuously changes. आज का लास्ट आर्टिकल, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस और पास पेपर्स के एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी लेक्चर के शुरू में आपके साथ डिस्कस की, वो तमाम वेव्स होती हैं कि जिनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडिया की जरूरत नहीं होती। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सो ऑन। मैंने यहाँ पे आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया हुआ है। स्टार्ट कहाँ से होती हैं जी, लॉन्ग रेडियो वेव्स से, यानी इमरजेंसी एंड डिफेंस रेडियो वेव्स। फिर क्या आ जाती हैं रेडियो वेव्स के जिसमें एएम रेडियो वेव्स यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाली वेव्स हैं कि जिनकी फ्रिक्वेंसी आपको अच्छे तरीके से आइडिया है 540 किलो हर्ट्ज से लेकर 1600 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। और फिर क्या आती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली रेडियो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती हैं। देन माइक्रोवेव्स एंड रेडार वेव्स आ जाती हैं। फिर इंफ्रारेड, और फिर इंफ्रारेड के बाद क्या आता है विजिबल। ये वो वेव्स होती हैं, वो लाइट होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हमें आली आंख से दिखाई देती हैं। ये इंफ्रारेड का जो स्पेक्ट्रम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा होता है, रेड से, और कहां पे खत्म हो रहा होता है, वॉयलेट पे। सॉरी, विजिबल का स्पेक्ट्रम मुझे कहना चाहिए था। विजिबल का स्पेक्ट्रम कहां से स्टार्ट हो रहा होता है, रेड से, और कहां पे खत्म हो रहा होता है, वॉयलेट पे खत्म हो रहा होता है। और रेड की वेवलेंथ तकरीबन 700 नैनोमीटर के आसपास और वॉयलेट की वेवलेंथ तकरीबन 400 नैनोमीटर के आसपास। विजिबल के बाद क्या आता है, अल्ट्रा वॉयलेट, उसके बाद एक्स रेज एंड देन फाइनली गैमा रेज। ना ये जो ऑर्डर मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इस ऑर्डर में लेफ्ट से राइट जाते हुए फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, इजाफा।
एनर्जी में क्या होगा, इजाफा, मोमेंटम में भी क्या होगा, इजाफा। यानी जब आप इस स्पेक्ट्रम में लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी लॉन्ग रेडियो वेव से गैमा रेस की तरफ मूव करते हैं, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाती है, एनर्जी ज्यादा होती जाती है, मोमेंटम ज्यादा होता जाता है, बट वेवलेंथ कम होती जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थ्रू एयर, एज प्रेडिक्टेड बाय और एज एक्सप्लेन्ड बाय द आइंस्टाइन। सो ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो उन वेव्स पे मुश्तमिल है कि जिनको पास करने के लिए किसी मीडिया की जरूरत नहीं होती। चलिए अब अपने कुछ प्रैक्टिस के एमसीक्यूज और कुछ पास पेपर्स के एमसीक्यूज का काम शुरू करते हैं। इफ 90 waves are passing through a point in 1 minute, then the wavelength of the passing wave is, where speed is 100 meter per second. Option A 33.3 meter, option B 44.4 meter, option C 66.6 meter, option D 57.3 meter. Now सबसे पहले तो 1 मिनट में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, 90, यानी 60 सेकंड्स में कितनी वेव्स पास कर रही हैं, 90। तो 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगी, 90/60, दैट इज 9/6, दैट इज 3/2, एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और आगे क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। हमने क्या फाइंड करना था, वेवलेंथ फाइंड करनी थी, तो लैम्डा इक्वल्स V over F. Now what is V? 100. What is F? F 3/2. ये 2 के अंदर चला जाएगा ऊपर, तो lambda comes out to be 200/3, and 200/3 comes out to be 66.6 meter. Next MCQ please देखिएगा. If a path difference of 5 λ/2 is equivalent to the phase difference ऑफ, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा और पहले भी कुछ एग्जांपल देखी थी कि फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस x ओवर लैम्डा। सो प्लीज सर यहां से देखिएगा, फाई इक्वल्स 2 पाई ओवर लैम्डा, क्या नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, पाथ डिफरेंस x क्या था, 5 λ/2, लैम्डा और लैम्डा क्या हो गया कैंसिल, 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो क्या बना, फेज डिफरेंस क्या बना, 5 पाई रेडियंस। और आप सबको पता है पाई रेडियंस किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, तो 5 × 180 डिग्री कम्स आउट टू बी 900 डिग्रीज। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड ऑफ अ स्टेशनरी वेव्स इज 1 मीटर, is 1 meter if frequency of waves is 250 hertz, then the speed of the wave is. अभी आपके साथ लेक्चर में डिस्कस किया कि नोड और नेक्स्ट एंटी नोड के दरमियान का फासला क्या होता है, λ/4। आई रिपीट, द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड द नेक्स्ट और एडजेसेंट एंटी नोड इज λ/4। तो λ/4 कितना आपको गिवन है, 1 मीटर, तो यहां से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 4 मीटर। आपने क्या निकालनी थी, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स f लैम्डा। व्हाट इज f, 250। व्हाट इज लैम्डा, 4। तो 250 × 4 का आंसर क्या आएगा, 1000 मीटर पर सेकंड, चूंकि आपने स्पीड निकालनी थी। व्हाइट बोर्ड को दोबारा शुरू करते हैं। पास पेपर्स के और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज को देखने का सिलसिला अभी हम लोगों ने जारी रखा हुआ है इस सिलसिले में। प्लीज सर नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन अ वेव चेंजेस इट्स मीडियम। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होता। ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी, ऑप्शन बी क्या है, वेवलेंथ, ऑप्शन सी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ देम। तो मैं अभी कह रहा था कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेव जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रे मीडियम से डेंस मीडियम में जाते हुए
वेलोसिटी और वेवलेंथ में कमी आ जाती है। डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए वेलोसिटी और वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर नहीं चेंज होता तो क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। याद रखिएगा, इसको समझाने का एक तरीका सुन लें। याद रखिएगा, वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ वेव की प्रॉपर्टीज हैं। यही वजह है कि जब वेव अपना मीडियम चेंज करती है तो वेव की हालत में चेंज आती है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ जो कि वेव की प्रॉपर्टीज हैं ये भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब सोर्स ने एक दफा वेव पैदा कर दी, आगे वो वेव जिस मर्जी मीडियम में जाए इससे सोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मीडियम चेंज होने से याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, चार्ली। प्लीज सर नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इन स्टेशनरी वेव्स ऑल द पार्टिकल्स, एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा इन द रीजन बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज। ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स के दरमियान नोड भी लाई करता है जहां पे पार्टिकल्स बिल्कुल वाइब्रेशन शो नहीं करते। चलिए अगला सेंटेंस देखें। बीटा ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन सेम फेज। ये जुमला भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स में हार्मोनिक्स में जगह जगह पे फेज ऑफ वाइब्रेशन चेंज होता है, सेम नहीं होता। एंटीनोड्स पे फेज ऑफ वाइब्रेशन होता है, मैक्सिमम होता है, बल्कि मुझे कहना चाहिए वाइब्रेशन मैक्सिमम होती है, और नोड पे आपको पता है वाइब्रेशन होती नहीं है। तो अल्फा गलत है, बीटा भी गलत है। यानी इन अ रीजन बिटवीन टू एंटीनोड्स वाइब्रेट इन सेम पार्टिकल, बिल्कुल नहीं। यानी ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन सेम फेज, बिल्कुल नहीं। आगे चलें। ऑन ईदर साइड ऑफ अ नोड वाइब्रेट इन सेम फेज, एक नोड के दोनों तरफ वाइब्रेशन सेम होती है। तो ये जुमला भी टेक्निकली इससे सही नहीं है कि नोड के एक तरफ एंटी नोड होता है तो थोड़ा सा उससे आगे नोड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। नोड के दोनों तरफ एंटी नोड्स, उससे आगे नोड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और नोड पे कोई वाइब्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो चार्ली सेंटेंस भी सही नहीं है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। इन द रीजन बिटवीन टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज, दो लगातार नोड्स के दरमियान वाइब्रेशन होती है एंटी नोड्स पे, और दो लगातार नोड्स के दरमियान वाइब्रेशन का फेज बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ शोज अल्फा रेड शिफ्ट, बीटा ब्लू शिफ्ट, चार्ली नो शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, डेल्टा नो शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो ये आपने डॉपलर इफेक्ट की रूटीन की क्लासेस में, डॉपलर इफेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में पढ़ा होगा कि अगर कोई सितारा या गैलेक्सी जमीन की तरफ आ रहा हो, अगर कोई सितारा या गैलेक्सी जमीन की तरफ आ रहा हो तो उससे आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता महसूस होता है और वेवलेंथ में कमी होती महसूस होती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सितारे का ब्लू शिफ्टिंग सिस्टम को फॉलो करना। यानी अगर कोई सितारा या गैलेक्सी जमीन की तरफ आ रहा हो तो उससे आने वाली लाइट किस वेवलेंथ में लाई करेगी, ब्लू शिफ्ट में। लेकिन यहां पे सितारा या स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, तो जब कोई स्टार या सितारा जमीन से अवे जा रहा होगा तो उससे आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी में कमी हो रही होगी और वेवलेंथ में इजाफा हो रहा होगा, और वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ अपनी टेंडेंसी शो कर रही होगी, और ये क्या कहलाता है, रेड शिफ्ट। यानी स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ लाइज इन रेड शिफ्ट, जो कि इसको शो कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है और वेवलेंथ लॉन्गर होती जा रही है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, रेड शिफ्ट यानी अल्फा। इससे दो एमसीक्यू बन गए। दूर जाता सितारा रेड शिफ्ट में लाई करता है और करीब आता सितारा ब्लू शिफ्ट में लाई कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। अ गर्ल प्रोड्यूसेस अ नोट व्हेन शी ब्लोज जेंटली इनटू एन ऑर्गन पाइप। इफ शी ब्लोज हार्डर इनटू द पाइप then the most probable change will be that the sound waves. Option A will travel faster. Option B will have greater amplitude. Option C will have longer wavelength. Option D will have lower frequency. तो याद रखिएगा, टेक्निकली स्पीकिंग चार्ली और डेल्टा एक ही बात है, क्योंकि जब वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्ग होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल है। तो अगर चार्ली सही है तो डेल्टा भी सही है। मुझे यहाँ पे बोथ की या कोई इस किस्म की ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही, तो अगर चार्ली गलत है तो डेल्टा भी गलत है। नाउ दिस लीव्स अस विद कपल ऑफ ऑप्शंस, ओनली अल्फा और बीटा। तो जब वो गर्ल, वो लड़की उस पाइप में इंतहाई तेजी से क्या करती है, ए ब्लो करती है, तो इससे निकलने वाली आवाज की इंटेंसिटी में या एम्पलीट्यूड में क्या होगा या डेसिबल्स में क्या होगा,
इजाफा होगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा विल हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड और विल हैव ग्रेटर इंटेंसिटी, चूंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। द फेस डिफरेंस between 2 points separated by 0.8 meter in a wave of frequency 120 hertz is pi by 2, then the wave velocity is option A 144 meter per second, option B 384 meter per second, option C 256 meter per second, option D 720 meter per second। सबसे पहले आज हम 2 दफा 3 दफा पहले भी कर चुके हैं, फाई का फेस डिफरेंस किसके बराबर होता है 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस ऑफ x ओवर लैम्डा। नौशाद यहां से यहां पे देखिएगा फेस डिफरेंस कितना था आपके पास पाई बाय 2, 2 वैसे का वैसा, पाई वैसे का वैसा, लैम्डा वैसे का वैसा, और पार्ट डिफरेंस था कितना आपके पास 0.8, ये 8/10 लिख लूं। और प्लीज ध्यान से देखें पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, लैम्डा इधर चला गया 2 इधर चला गया, तो लैम्डा क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 8 ओवर 10, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32, 32 ओवर 10, जिसको कोर्स हम 3.2 भी लिख सकते हैं। अब उसका क्वेश्चन क्या था जी, आपने वेव की वेलोसिटी बतानी है, तो रेस्ट इज वेरी सिंपल, v इक्वल्स एफ लैम्डा, व्हाट इज एफ गिवन 120, लैम्डा हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना 32 ओवर 10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 12 इंटू 32 and 12 into 32 is 384 मीटर पर सेकंड। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा बीटा। होपफुली ये एमसीक्यू आपको यहां से खास तौर पे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि अगला स्टेप तो कंपैरेटिवली आसान है। रिपीट, आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा 384 मीटर पर सेकंड यानी बीटा। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है। डायग्राम शोज अ वाटर वेव इन अ रिपल टैंक, द वेव स्पीड एट r, ये वाला पॉइंट, is 12 centimeter per second. As the wave crosses a boundary PQ, इस बाउंड्री की बात हो रही है, its speed at s is, आपने यहां पे इसकी क्या बतानी है स्पीड बतानी है। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ आप देख सकते हैं कि बाउंड्री पी क्यू को क्रॉस करने से पहले दो लगातार क्रेस्ट के दरमियान का फासला यानी वेवलेंथ, लैम्डा आई कह दूं मैं, इनिशियल वेवलेंथ कितनी दिखाई दे रही है आपको 3 मीटर, लेकिन इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद वेव कंप्रेस हो गई है, वेव्स के क्रेस्ट एक दूसरे के करीब आ गए हैं और दो लगातार क्रेस्ट के दरमियान का फासला यानी फाइनल वेवलेंथ अब आपको क्या दिखाई दे रही है 1.5 मीटर, यानी इनिशियल वेवलेंथ क्या थी बिफोर क्रॉसिंग द बाउंड्री पी क्यू 3 मीटर, एंड व्हाट वाज द फाइनल वेवलेंथ आफ्टर क्रॉसिंग द बाउंड्री पी क्यू 1.5 मीटर। वेवलेंथ क्या होगी हाफ हो गई। वेवलेंथ हाफ होने का मतलब स्पीड कम हो रही है, वेवलेंथ कम होने का मतलब स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम होने का मतलब वेव डेंस मीडियम से रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में दाखिल हो रही है। चूंकि वेवलेंथ भी कम हो रही है, स्पीड भी कम हो रही है, तो वेव रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में दाखिल हो रही है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नाउ रिकॉल v इक्वल्स एफ लैम्डा, एफ तो कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और आगे क्वेश्चन ज़बानी भी हो सकता है, इनिशियल वेवलेंथ क्या थी 3 मीटर, फाइनल वेवलेंथ क्या होगी 1.5 मीटर, यानी वेवलेंथ बाउंड्री क्रॉस करने के बाद मीडियम चेंज होने के बाद पहले के मुकाबले में क्या होगी हाफ हो गई है, तो स्पीड भी पहले के मुकाबले में हाफ हो जाएगी। यानी अगर r पे इनिशियल स्पीड कितनी थी 12 सेंटीमीटर, तो आफ्टर क्रॉसिंग बाउंड्री s पे फाइनल स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। चूंकि वेवलेंथ भी हाफ हो रही है तो स्पीड भी हाफ हो जाएगी। आपके एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकंड का हाफ, दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी आपके एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा 40। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द फॉलोइंग वेव व्हिच पॉइंट्स आर इन फेज, इस वेव में कौन से पॉइंट्स फेज में हैं। सो एक एक पॉइंट का एनालिसिस करें जरा। पहली ऑप्शन क्या दी हुई है ए एंड बी, चलिए देख लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ए और बी का लेवल सेम है, ए और बी का लेवल बिल्कुल सेम है, लेकिन ए और बी की फ्यूचर प्लानिंग सेम नहीं है। क्या मतलब इस बात का
कि ए और बी की वाइब्रेशन का अंदाज सेम नहीं है। क्या मतलब इस बात का कि यहां से ए ने किधर जाना है, नीचे, और यहां से बी ने किधर जाना है, ऊपर। ए किधर जा रहा है, दूसरे स्ट्रीम पोजीशन की तरफ, और बी किधर जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। तो अगरचे मोमेंटरी तौर पे, टेम्पररी तौर पे ए और बी का लेवल क्या है, सेम है, लेकिन ए और बी के वाइब्रेशन करने का अंदाज सेम नहीं है, ये आउट ऑफ फेज है, इन फेज नहीं है। अगले ऑप्शन देखें, बी एंड डी। अब इसमें भी ध्यान से देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बी और डी इनका लेवल क्या है, सेम है, लेकिन अगेन इनकी ऑसिलेशन सेम नहीं है, क्योंकि बी ने यहां से किधर जाना है, ऊपर, और डी ने यहां से किधर जाना है, नीचे। तो ये भी आउट ऑफ फेज है। अगले ऑप्शन देखें, बी एंड सी। तो बी और सी तो ना लेवल सेम है, ना वाइब्रेशन का अंदाज सेम है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, बी एंड ई। तो बी एंड ई दोनों का लेवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम, और बी ने यहां से किधर जाना है, ऊपर, और ई ने भी यहां से किधर जाना है, ऊपर, यानी मीन पोजीशन की तरफ। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी बी एंड ई। ये इन फेज पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स ऑन अ वेव हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। A stress string is plucked at length of L/4, then the number of loops are। अभी आपके साथ डिस्कस किया कि ये देखने के लिए कि कहां से प्लग करने से कितने हार्मोनिक पैदा होंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, L/2n, और इसमें n क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। अगर मैं यहां पे n क्या रिप्लेस कर दूं, 2, तो ये क्या बन जाएगा, L/4। तो इसका मतलब अगर आप किसी स्ट्रिंग को क्वार्टर ऑफ द लेंथ से प्लग करेंगे, यानी L/4 से प्लग करेंगे, तो उसमें कितने हार्मोनिक्स पैदा होंगे, 2 हार्मोनिक्स पैदा होंगे। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, बीटा, यानी 2। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। मैं पहले भी एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अगर आप उसको 25 सेंटीमीटर से प्लग करेंगे, यानी 1/4 ऑफ द लेंथ से प्लग करेंगे, तो इसमें कितने हार्मोनिक्स पैदा होंगे, 2, यानी 2 हार्मोनिक्स पैदा होंगे। सो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज विद विच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज्ड पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात हो रही है, कैन वाइब्रेट, स्पीड ऑफ साउंड is 340 मीटर पर सेकंड। अभी हम लोगों ने देखा कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/4L। Now what is V? 340. 4 is a part of the formula. What is L? 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 20/100। Now that 20/100 can be written as 1/5। 5 किधर चला जाएगा, ऊपर, तो 340 into 5/4। Now that is और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 425 हर्ट्ज। नाउ ये आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, एज फार एज दिस एमसीक्यू इज कंसर्न्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए हमेशा ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए अगर पहला हार्मोनिक क्या है, 425 हर्ट्ज, इसका मतलब आप तो अल्फा आंसर होगा या बीटा आंसर होगा, जिम्मे रखिएगा। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए दूसरा हार्मोनिक 425 का 3 टाइम्स होगा, और 425 का 3 टाइम्स 850 नहीं है, 1275 है। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए तीसरा हार्मोनिक 425 का 5 टाइम्स होगा, और क्लोज ऑर्गन पाइप का 5 टाइम्स 1275 नहीं है, 2125। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा। क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में अगर पहला हार्मोनिक कहां पे आ रहा है, 400 और समथिंग पे, तो दूसरा हार्मोनिक इसका 3 टाइम्स होगा, 1200 एंड समथिंग, और चौथा हार्मोनिक इसका 5 टाइम्स होगा, 2000 एंड समथिंग। और ये ऑप्शंस मुझे बीटा में दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। द फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप हैज अ फ्रीक्वेंसी n। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस्ड बाय क्लोज ऑर्गन पाइप। अगर आपको याद हो तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/2L, और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V/4L। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में नीचे वाला फैक्टर 4 का है, यानी क्लोज ऑर्गन पाइप में नीचे वाला फैक्टर डिनोमिनेटर का फैक्टर ओपन ऑर्गन पाइप से डबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर n है, तो उतनी ही लेंथ वाले क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हाफ
हो जाएगी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? n/2। लेकिन उसमें साथ में ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा कर देता हूं। द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ n। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस्ड बाय क्लोज पाइप ऑफ सेम लेंथ। ये अंडरस्टूड है कि दोनों सिचुएशन में पाइप की लेंथ क्या है? सेम है। यानी आपने ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ भी क्या ली हुई है? L, और क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ भी क्या ली हुई है? L। तो इस सिचुएशन में ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? V/2L। और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? V/4L। यानी क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हाफ हो जाती है। तो अगर ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n/2 हो जाएगी। आई रिपीट, अंडरस्टूड है कि इस सिचुएशन में दोनों पाइप्स की लेंथ क्या है? सेम है। क्योंकि अगर दोनों पाइप्स की लेंथ सेम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है एमसीक्यू बगैर लेंथ के सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, बगैर लेंथ की इंफॉर्मेशन के सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। What will be the expression of observed frequency when source is moving towards observer? MCAT में, UHS में, एंटी टेस्ट में, पास पेपर्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। Now source is moving towards observer, इसका मतलब है डॉपलर इफेक्ट का कौन सा केस है? थर्ड। और थर्ड केस में क्या होता था? पेरेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती थी? V/V-US इंटू एफ। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। रिमेंबर एफ ओ क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है? एक्चुअल या रियल फ्रीक्वेंसी। मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूं। वी क्या है? स्पीड ऑफ द वेव। और यूएस क्या है? स्पीड ऑफ द सोर्स। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज विल बी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स C/F। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जाहिर सी बात है V की बजाय आइंस्टाइन का दिया हुआ सिंबल यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी C यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला वही है, V इक्वल्स एफ लैम्डा या C इक्वल्स एफ लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? C/F। व्हाट इज C? 3 इंटू 10⁸8। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 3 किलो हर्ट्ज का क्या मतलब है? 3 इंटू 10⁻3। नाउ 3 और 3 आपस में क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या बन गया? 10⁵5 and 10⁵5 is 100 किलोमीटर। रिमेंबर 100 का मतलब तो 100 है ना, और किलोमीटर्स का मतलब क्या है? 10⁻3। तो 10⁻3 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा? जो मुझे ये आंसर दे रहा है। 3 और 3 कैंसिल हो गया। 8 - 3 दैट इज 10⁵5 मीटर्स एंड 10⁵5 मीटर्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 100 किलोमीटर। अगेन ये पास पेपर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी पास पेपर्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। प्लीज अगला एमसीक्यू देखिएगा। If a wave is traveling at a speed of 130 meter per second and has a wavelength of 5 meter, then its frequency is, वही फॉर्मूला, F equals V/λ। स्पीड कितनी है वेव की? 130। वेवलेंथ कितनी है वेव की? 5 मीटर। 130/5 is 26 हर्ट्ज। आपके इस एमसीक्यू का, आपके इस आज के आखिरी एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा यानी 26 हर्ट्ज। चूंकि जब आप 130 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। और स्टूडेंट्स लेक्चर के लास्ट में कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट पे डिस्कशन हो जाए। मेन 3 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी हुई हैं। सबसे पहला है जी रडार सिस्टम। रडार रेडियो वेव से निकला हुआ वर्ड है। रडार सिस्टम में आप हवाई हदूद में यानी एयर टेरिटरी में घुस आने वाले या एंटर होने वाले किसी भी ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, इवन मिसाइल के बारे में बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। बल्कि ये भी बता सकते हैं कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आपके लिहाज से क्या है, वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे अवे जा रहा है। यही काम जो रडार एयर में कर रहा होता है, यही काम सोनार या सोनर सिस्टम समुद्री हदूद में यानी सी टेरिटरी या वाटर टेरिटरीज में कर रहा होता है। सोनार अल्ट्रासोनिक से निकला हुआ है। तो सोनार या सोनर सिस्टम की मदद से आप सी टेरिटरी में एंटर होने वाली किसी भी ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड क्रूज शिप, सबमरीन, टॉर्पीडो मिसाइल्स, इवन एक मामूली सी शिप, किसी भी चीज़ के बारे में पता चला सकते हैं कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो आपकी तरफ आ रहा है या आपसे अवे जा रहा है। और सोनार सिस्टम या सोनर सिस्टम की पैदा की हुई अल्ट्रासोनिक जो रेस होती हैं उनकी मदद से आप समंदर की किसी भी जगह पे डेप्थ भी बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्टली रेड एंड ब्लू शिफ्टिंग सिस्टम।
किसी भी सितारे या गैलेक्सी से आने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर रेड शिफ्ट में लाई कर रही है, तो रेड शिफ्ट का मतलब लॉन्गर वेवलेंथ एंड लेसर फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब वो सितारा या वो गैलेक्सी ज़मीन से किधर जा रहा है, अवे जा रहा है। और अगर किसी सितारे या गैलेक्सी से आने वाली लाइट की वेवलेंथ ब्लू शिफ्ट में लाई कर रही है, तो ब्लू शिफ्ट किसको शो कर रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ को, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी को। इसका मतलब वो सितारा या वो गैलेक्सी जमीन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अवे जाता हुआ जो सितारा है वो रेड शिफ्ट में लाई करता है, और करीब आता हुआ सितारा या गैलेक्सी या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट वो ब्लू शिफ्ट में लाई करता है। और इस रेड शिफ्टिंग या ब्लू शिफ्टिंग और डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट जो कैलकुलेशंस हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उनकी मदद से एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट गैलेक्सीज के दरमियान का फासला भी फाइंड कर सकते हैं, किसी सितारे या गैलेक्सी का ज़मीन से फासला भी फाइंड कर सकते हैं। इवन सितारे या गैलेक्सी की किसी भी दूसरे सितारे या गैलेक्सी के लिहाज से या ज़मीन के लिहाज से रिलेटिव वेलोसिटी भी बड़ी आसानी से क्या हो सकती है, कैलकुलेट हो सकती है। तो ये कुछ डॉपलर इफेक्ट की मेन एप्लीकेशंस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद है तमाम MCQ समेत, तमाम आर्टिकल समेत आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।